की बात होती है, जिसके बारे में पिछले कई दशकों से पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रहा है कि किस तरीके से हम इसको कम करें। और भारत में भी देखेंगे तो नेचुरल डिजास्टर बड़े बड़े आते रहे हैं। अगर रिसेंटली हम लोग कुछ याद कर पाए तो 2001 में भूज का भूकंप शायद कुछ लोगों को याद होगा कि कितना आपदा लेकर आया था। 2004 का सुनामी भी आपको याद होगा कि तमिलनाडु और पांडिचेरी को किस तरीके से उसने प्रभावित किया था और किस तरह के जियोपॉलिटिकल इफेक्ट भी उसके आए थे कि जो अंडमान का जो सॉदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट था वो कई दिनों तक सबमर्ज रहा था। 2013 का उत्तराखंड का आपदा भी आपको याद होगा कि केदारनाथ बद्रीनाथ में किस तरीके के एवलांचे और वहां पे बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए। नेपाल में भूकंप आया और इस तरीके से लगातार आपको ध्यान होगा कि भूकंप, फ्लड, वोल्केनिक इरप्शंस और इस या फिर ड्रॉट कहें तो ड्रॉट भी एक प्राकृतिक आपदा है जो आजकल बिहार में देखने को मिल रहा है। आज के ही पेपर में जब मैं सुबह में उठा तो पढ़ा कि बिहार में जून माह में 48% मानसून का कम बारिश हुआ। 160 मिलीमीटर बारिश आमतौर पर औसतन जून में होनी चाहिए, केवल 85 मिलीमीटर जून माह में हुआ है, जो कि सूखा की स्थिति ला रहा है। और बिहार गवर्नमेंट ने कुछ उसके लिए अनाउंस किया है कि डीजल सब्सिडी देगा और बिजली किस तरीके से आबादित रहे उसके बारे में प्रयत्न करेगा। तो इन सब चीजों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है कि इसके इफेक्ट को कैसे कम किया जा सके, क्योंकि प्राकृतिक आपदा को हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दे, इस तरीके से उसको नियंत्रित करें, उसके बारे में काम कर सकते हैं। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो पहले जिस तरह के साइक्लोन्स आते थे भारत में बहुत ज्यादा उसमें नुकसान होता था, लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं इसके बारे में सीखा, भारत ने कहीं ना कहीं बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। तब आप इस बार देखते होंगे कुछ महीने पहले गुजरात में साइक्लोन आया और गुजरात के साइक्लोन के बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि वहां पे बहुत एक बड़ा स्तर पे साइक्लोन आया था। कुछ साल पहले वही उड़ीसा में आया था, लगभग 8 साल पहले साइक्लोन, जहाँ पे बहुत बड़े जानमाल की हानि हुई। तो कहीं न कहीं हम लोग सीख रहे हैं और किस तरीके से उसको मैनेज करें, किस तरीके से उसको कंट्रोल करें, इसके बारे में बातचीत करते हैं। और नेचुरल डिजास्टर की जब बात करते हैं तो कहीं न कहीं इन्वायरमेंट से भी उसको जोड़कर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए नेचुरल डिजास्टर बढ़ा है। वो चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, चाहे और भी चीजें हो, वो कहीं न कहीं इससे मिलता जुलता है। और जब इन्वायरमेंट से हम लोग जोड़कर बात करते हैं तो फिर इन्वायरमेंट के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो फिर विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके डिबेट स्टार्ट हो जाते हैं, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। और वो 80-90 के दशक में ये बहुत बड़ा एक विवाद रहा, एक कंट्रोवर्सी का इश्यू रहा पूरे विश्व स्तर पे कि हम लोग पर्यावरण की बात करें कि हम लोग विकास की बात करें। क्योंकि 90 से पहले विकसित जो देश थे, डेवलप्ड जो कंट्रीज थे, उनको यह लगने लगा था कि क्लाइमेट चेंज का जो इश्यूज है, ग्लोबल वार्मिंग का जो इश्यूज है, वह तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आप यह भी ध्यान रखें कि वह जो देश था जो बात कर रहा था वो तब तक डेवलप्ड हो चुका था और इसलिए वह बहुत आसानी से यह बात कर रहा था कि अब हम लोग को कार्बन एमिशन कम करना चाहिए, हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी पे बात करनी चाहिए और बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है। और उसी समय 92 में अर्थ समिट आपने सुने होंगे, पृथ्वी सम्मेलन हुआ और पृथ्वी सम्मेलन में रियो दी जेनेरियो में जो हुआ उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई कि नहीं, हम लोग डेवलपमेंट नहीं छोड़ सकते हैं और पर्यावरण को भी हम लोग किस तरीके से समझौते हुए डेवलपमेंट की बात करें, एक ऐसा मॉडल अपनाएं जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि सतत हो, विकास ऐसा हो जो सस्टेन करे। मतलब कि हम आज की पीढ़ी के लिए जो विकास कर रहे हैं वो केवल आज की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए ही विकास नहीं करें, बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी ध्यान में रखकर हम विकास की बात करें। तो ये पहला मौका था जबकि प्रेजेंट सिचुएशंस का ही केवल ध्यान नहीं रखा जा रहा था, बल्कि कहीं न कहीं यह कर्तव्य की भावना थी, ऐसा भावना लोगों में आ रहा था कि फ्यूचर जनरेशंस भी जो आने वाला है उसके प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक मॉडल है उसके बारे में ज्यादा बातचीत किया जाने लगा। और बाद में जब 2000 में MDC आया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात यूनाइटेड नेशंस ने किया जो 2015 में पूरा होता है, तो 2015 के पहले ही यूनाइटेड नेशंस ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेकर आया जिसकी 17 ऐसे पैरामीटर्स रखे, 17 ऐसे पैमाने रखे जिसके तहत डेवलपमेंट करते हुए
देशों को यह हिदायत दिया गया, देशों को एक सजेशन दिया गया कि किस तरीके से वह काम करें। वो चाहे पॉवर्टी एलिवेशन की बात हो, चाहे साक्षरता फैलाने की बात हो, चाहे डिजीज पैंडेमिक को कम करने की बात हो, वह सब में यह बात करता है कि किस तरीके से जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो देश हैं, उस पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और हम जिस देश में रह रहे हैं या जिस एशिया पैसिफिक की जब बात करते हैं, एशिया पैसिफिक में रह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल जोन। एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट 2017 एक आया था जिसमें वह बात करता है कि सबसे ज्यादा जो डिजास्टर प्रोन एरिया है वह एशिया पैसिफिक है। और आप अगर ध्यान करें तो जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा डिजास्टर आता है। वहाँ पे earthquake, यहाँ पे वोल्केनिक eruption, वहाँ पे इस तरीके के साइक्लोन्स लगातार आते हैं। लेकिन आप शायद ही सुनते होंगे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको कम से कम कैसे किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। और इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे उसके इकोनॉमी को डिजास्टर जब आता है तो कैसे कम से कम उसको क्षति पहुंचे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो डिजास्टर है वो बेसिकली इकोनॉमी से बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो आइलैंड कंट्रीज हैं, जो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो बेसिकली सी लेवल से बहुत कम ऊंचाई जिनका है, वह अभी बहुत ज्यादा फियर में, बहुत वरीड है। वो चाहे मालदीव की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, मालदीव अभी लगातार वो कोशिश कर रहा है, वो एक कंटिन्यूटी व्यवस्था कर रहा है कि अगर आने वाले 10 साल 20 साल में ऐसी स्थिति है कि वहाँ के बहुत सारे जो रीजन है सबमर्ज हो जाएंगे, तो कुछ ऐसे लैंड को वह खरीद रहा है जहाँ पे वो अपने पॉपुलेशन को भेज सके। तो ऐसी स्थिति भी आ रही है। भारत के भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि लो लैंड में, सी लेवल से काफी कम ऊंचाई है, जहाँ पे संभावना है कि सी लेवल अगर थोड़ा भी अगर बढ़ता है तो वहाँ की स्थिति खराब हो सकती है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इसको हम लोग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की कैसे बात करें, इन सब के बारे में ही बात करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर कृष्णानंदन जी हैं, जो विशेष तरीके से आपको बताएंगे, बहुत एक्सपर्ट व्यू अपना रखेंगे। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी से आग्रह है कि कृपया शांति बनाकर इसको सुनें। इसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड भी होगा। क्वेश्चन आंसर राउंड में आपके जो भी क्वेरीज होंगे वह ज्यादा से ज्यादा पूछें, ताकि एक अच्छे तरीके का इंटरेक्शन हम सभी का हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत सर हम लोगों को हर हमेशा किसी न किसी कार्य करने के लिए कुछ प्रेरित करते रहते हैं और ये चाहते हैं कि बच्चों के साथ में इंटरेक्शंस ज़्यादा हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और यही कारण है कि हमेशा चाहते हैं कि कुछ न कुछ इन तरह का कार्यक्रम होता रहे। इसलिए मैं चाहूँगा कि विनीत सर के लिए स्पेशल एक क्लिपिंग, क्योंकि अभी विनीत सर का होते तो हम लोग आज इस तरह के कार्यक्रम को सफल बना पाने में मुश्किल पहुँचते हैं।